हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे और हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूटिलिटी, मीनिंग, टाइप्स एंड रिलेशनशिप। और तो इस आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि यूटिलिटी जो उसका अर्थ क्या होता है, यूटिलिटी की जो धारणाएं हैं वो कौन कौन से प्रकार की है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो यूटिलिटी की धारणाएं हैं जैसे टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, उनके बीच में आपस में क्या संबंध है। तो आइए शुरू करते हैं हम आप अपना आज के टॉपिक। सबसे पहले हम जो है उपयोगिता का या यूटिलिटी का अर्थ समझते हैं। कोई भी व्यक्ति जो होता है जब वो कंजप्शन करता है तो कंजप्शन के दौरान वो वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, और वस्तुएं और सेवाएं सेवाएं जब वो यूज में लाता है तो उस समय उसकी जो है आवश्यकता की पूर्ति होती है, और आवश्यकता की जो पूर्ति होती है उससे उसको संतुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं हैं, उन वस्तुओं और सेवाओं के अंदर आवश्यकताओं की संतुष्टि करने का गुण पाया जाता है, और इस आवश्यकता संतुष्टि के गुण को ही हम उपयोगिता कहते हैं। तो बहुत सारी वस्तुएं जो होती है वो कुछ व्यक्तियों के लिए उपयोगी होती है, कुछ व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं होती। तो उपयोगी उनके लिए होगी जिनके वो किसी आवश्यकता की संतुष्टि करेगी, और जिन व्यक्तियों के लिए वो किसी आवश्यकता की संतुष्टि नहीं करेगी उनके लिए वो वस्तु उपयोगी नहीं होगी। अब उपयोगिता की जो धारणा या उपयोगिता के प्रकार है, उपयोगिता तीन प्रकार की होती है। पहली प्रारंभिक उपयोगिता, दूसरी कुल उपयोगिता और तीसरी होती है सीमांत उपयोगिता। तो अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रारंभिक उपयोगिता। कोई भी व्यक्ति जब उपभोग शुरू करता है, चाहे वो कोई भी वस्तु हो, उपभोग शुरू करता है तो पहली जो इकाई प्रयोग करता है उस इकाई से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उस उपयोगिता को हम प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। जैसे आपने चाय पीनी शुरू की, चाय के जो पहला कप था उससे आपको जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो प्रारंभिक उपयोगिता है। आपने जो है रसगुल्ला खाना शुरू किया, पहले रसगुल्ले के पीस से आपको जो उपयोगिता प्राप्त होगी वो आपकी प्रारंभिक उपयोगिता होगी। तो इस प्रकार जब भी कंजप्शन शुरू किया जाता है तो कंजप्शन की जो वस्तुएं और सेवाएं होती है उनसे पहली बार जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसको हम प्रारंभिक उपयोगिता कहते हैं। उसके बाद है कुल उपयोगिता। जो कुल उपयोगिता होती है वो वस्तुओं और जो सेवाएं हैं उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्राओं पर निर्भर करती है। तो टोटल यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ यूटिलिटी ऑफ ए, यूटिलिटी ऑफ ए यानी पहली बार आपने प्रयोग किया, यूटिलिटी ऑफ बी। तो जितनी भी वस्तुएं और सेवाएं हम प्रयोग कर रहे हैं उन वस्तुओं और सेवाओं से जो उपयोगिता प्राप्त होती है उन सभी उपयोगिताओं को जोड़ करके हम जो कुल उपयोगिता प्राप्त निकाले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने जो 10 रसगुल्ले प्रयोग किए, रसगुल्लों का यूज किया, तो आप इनसे जो मिलने वाली कुल उपयोगिता है उसको निकालने के लिए क्या करोगे, पहले रसगुल्ले से उपयोगिता, दूसरे से उपयोगिता, तीसरे रसगुल्ले से उपयोगिता, चौथे रसगुल्ले से उपयोगिता, पाँचवें, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें से। तो अगर हम इन सभी रसगुल्लों से मिलने वाली उपयोगिता को जोड़ लेंगे तो हमारे पास में जो है कुल उपयोगिता या टोटल यूटिलिटी आ जाएगी। इसके बाद है सीमांत उपयोगिता। जो सीमांत उपयोगिता का की धारणा है उसका प्रतिपादन जो वो जेवंस ने किया था। सीमांत उपयोगिता होती क्या है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी एक अतिरिक्त वस्तु का प्रयोग कर रहा है, जैसे मान लीजिए कि भी हमने पहले 10 वस्तुओं का प्रयोग किया, उससे हमें 100 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, और उसके बाद जब अपने 11वीं वस्तु का प्रयोग किया तो हमें जो है 110 यूटिल के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई। तो सीमांत उपयोगिता है कि भी किसी भी एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से, पहले हम 10 का प्रयोग कर रहे थे तो हमें 100 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हो रही थी। अब हमने एक और इकाई इसमें प्लस की, 10 के अंदर हमने क्या कर दिया, एक और इकाई प्लस की 11। तो 11वीं इकाई से उपयोगिता कितनी प्राप्त हुई, 10 से हमें 100 मिल रही थी, 11 से 110, यानी एक जो अतिरिक्त इकाई का प्रयोग किया गया उसके कारण जो कुल उपयोगिता में अंतर आया है वो 10 का आया है। तो ये जो 10 है वो जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। तो किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता के अंदर जो अंतर आता है उसे जो है सीमांत उपयोगिता कहते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का पहला फार्मूला ये है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन बराबर, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन का मतलब कि एनवीं इकाई की सीमांत उपयोगिता अपन निकाल रहे हैं, टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ एन माइनस 1। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3 वस्तुएं हैं,
पहले से कुल उपयोगिता 10, दूसरे से कुल उपयोगिता 20 और तीनों से कुल उपयोगिता 30। अब हमें इस तीसरी इकाई की कुल उपयोगिता निकालनी है, तो इसमें आप क्या करेंगे, nवीं इकाई, तीसरी अपने पास nवीं इकाई की कुल उपयोगिता कितनी है 30, माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1, n कितना अपना 3, 3 से माइनस 1 करेंगे आप तो क्या हो जाएगा 2, यानी दूसरी इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता कितनी आ जाएगी 10। तो इस प्रकार से हम जिस इकाई की उपयोगिता हमें निकालनी है उस इकाई से मिलने वाली कुल उपयोगिता माइनस उससे पहले वाली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता को अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास में सीमांत उपयोगिता आ जाती है। और दूसरा हमारे पास में फार्मूला है मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्यू, कुल उपयोगिता में होने वाला अंतर बटा कुल मात्रा में होने वाला अंतर। जैसे मान लीजिए हमारे पास में 3 है, 10, 20, 30। अगर आप दूसरी इकाई की कुल उपयोगिता निकालेंगे तो दूसरी इकाई में कुल उपयोगिता में अंतर कितने का आया, पहले की 20 थी, पहले की 10 थी, दूसरे की 20, यानी कुल उपयोगिता में अंतर कितना 10। इकाइयों में अंतर कितना, पहली 1 इकाई, अब 2 इकाई, तो इकाई कितनी बड़ी है केवल 1, तो 10/1 10। और यही हमने जब पहले निकाला था तो वही आया था। तो आप इस फार्मूले में रख करके भी सीमांत उपयोगिता निकाल सकते हैं और हम इस फार्मूले के माध्यम से भी सीमांत उपयोगिता को निकाल सकते हैं। तो सीमांत उपयोगिता का जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे की सीमांत उपयोगिता जो होती है वो कौन कौन से प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, धनात्मक सीमांत उपयोगिता, शून्य सीमांत उपयोगिता और ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। धनात्मक सीमांत उपयोगिता क्या होती है कि जब कोई भी उपभोक्ता होता है वो किसी भी वस्तु और सेवा की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग करता है, यानी 1, 2, 3, 4, जैसे जैसे वो उपभोग बढ़ाता चला जाता है वैसे वैसे उस वस्तु के उपभोग से मिलने वाली कुल उपयोगिता में अगर वृद्धि होती चली जाती है कि कुल उपयोगिता जो है अगर पहले से बढ़ती चलिए, जैसे मान लीजिए पहले कुल उपयोगिता जो है टोटल यूटिलिटी 10 है, उसके बाद में बढ़ करके 18 हो गई, उसके बाद में बढ़ करके जो है 20 हो गई, उसके बाद में बढ़ करके 21 हो गई। तो इस प्रकार जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती चली जाती है तब तक सीमांत उपयोगिता जो धनात्मक होती है। धनात्मक इसलिए होती है क्योंकि हर वस्तु से मिलने वाली जो उपयोगिता है वो कुछ न कुछ अवश्य प्राप्त होगी, यानी ऋणात्मक नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पर सीमांत उपयोगिता निकालें तो पहले की कुछ नहीं होगी, दूसरे की सीमांत उपयोगिता 18 हो जाए 8 हो जाएगी, क्योंकि जो जिस इकाई की आप निकाल रहे हैं उस इकाई में से पहले से एक कम इकाई की जो कुल उपयोगिता उसको माइनस कर देंगे, तो 18 माइनस 10 8 आ गया। इसकी अगर आप निकालेंगे तो 20 माइनस 18 2 आ गया। इसकी अगर आप निकालेंगे तो 21 माइनस 20 1 आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाएगी तब तक ये जो मार्जिनल यूटिलिटी है ये पॉजिटिव रहेगी। इसके बाद है शून्य सीमांत उपयोगिता। जब किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है और उस अवस्था के अंदर कुल उपयोगिता स्थिर रहती है, यानी कुल उपयोगिता जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, यहाँ पर 10, कुल उपयोगिता 10, कुल उपयोगिता 10, यानी कुल उपयोगिता में जब कोई अंतर नहीं आता तो उस अवस्था के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो 10 माइनस 10 0, फिर इसके बाद 10 माइनस 10 0। तो उस अवस्था के अंदर जो सीमांत उपयोगिता है वो शून्य होती है। तो जब कुल उपयोगिता स्थिर होती है या अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से कुल उपयोगिता में कोई अंतर नहीं आता, उस अवस्था के अंदर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। और जहाँ पर सीमांत उपयोगिता का स्तर शून्य होता है वहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, यानी जब सीमांत उपयोगिता अपनी शून्य होगी उस अवस्था के अंदर जो टोटल यूटिलिटी है वो मैक्सिमम होगी। और जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है उस अवस्था के अंदर जो कंज्यूमर होता है वो संतुलन में होता है, क्योंकि उस अवस्था में वो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर रहा होता है। इसके बाद ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता का मतलब जब किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग किया जाता है और उस उपभोग के परिणाम स्वरूप सीमा कुल उपयोगिता घटने लगती है, जैसे 1, 2, 3, 4 इकाइयों का उपभोग किया, पहली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 20, दूसरे से मिलने वाली 18, तीसरे से मिलने वाली 15, चौथी से मिलने वाली 10। तो अब देखिए यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है वो कितनी होगी 18 माइनस 20, क्योंकि हम आगे वाली एक इकाई में से उससे पीछे वाली इकाई माइनस करते हैं, तो 18 माइनस 20 माइनस 2, 15 माइनस 18 माइनस 3, 10 माइनस 15 माइनस
5। तो जब कुल उपयोगिता घटने लगती है अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करने से, उस अवस्था के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ऋणात्मक होती है। अब हम टेबल के द्वारा देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है, कुल उपयोगिता कब तक बढ़ रही है, इस इकाई तक बढ़ रही है, यानी चौथी इकाई तक हमारे पास यहाँ पर इकाइयाँ 1 से लेकर के 6 तक, 0 से लेकर के 6 तक, ये हमारे पास टोटल यूटिलिटी और ये मार्जिनल यूटिलिटी है। तो आप यहाँ देखिए, जब पहली 0 इकाई का प्रयोग किया तो कोई उपयोगिता प्राप्त नहीं हुई, पहली इकाई का प्रयोग किया तो 8 उपयोगिता प्राप्त हुई, दूसरी इकाई का प्रयोग किया तो 14 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, तीसरी इकाई का प्रयोग किया गया तो 19 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, चौथी इकाई का प्रयोग किया गया तो 20 के बराबर उपयोगिता प्राप्त हुई, पांचवी इकाई का प्रयोग करने पर 20 और छठी इकाई का प्रयोग करने पर कुल उपयोगिता 19। तो इसमें हम देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता पहले तो कुछ नहीं होगी, दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता क्या होगी, ये जो इकाई इसमें से पहले वाली इकाई की उपयोगिता घटा देंगे तो 8 - 0 8, तीसरी इकाई की इस उपयोगिता में से ऊपर वाली 14 - 8 6, 19 - 14, यहाँ पर ये 19 - 14, यहाँ पर ये 5 है, और इसके बाद 20 - 19 1, 20 - 20 0। तो यहाँ तक आप देखिए, जब तक कुल उपयोगिता बढ़ रही है तब तक कुल उपयोग सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, और यहाँ इन दो इकाइयों की चौथी और पांचवी इकाई की जब कुल उपयोगिता स्थिर हो गई तो उस अवस्था के अंदर सीमांत उपयोगिता 0 है। और जब कुल उपयोगिता घटने लगती है, पहले 20 है, उसके बाद छठी इकाई का जब प्रयोग किया गया तो कुल उपयोगिता 19 हो गई, तो उस अवस्था के अंदर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। तो ये टेबल भी हमें दिखा रही है कि किस प्रकार से जो है कुल उपयोगिता में परिवर्तन होने पर सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन आता है, या सीमांत उपयोगिता जो है किस प्रकार से कुल उपयोगिता को प्रभावित करती है। इसके बाद कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में अंतर, ये भी महत्वपूर्ण जो है क्वेश्चन बनता है। कुल उपयोगिता विभिन्न इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है। मान लीजिए आप 5 इकाइयों का प्रयोग कर रहे हो, तो पांचों इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता जो वो कुल उपयोगिता कहलाती है। जबकि सीमांत उपयोगिता जो होती है, किसी एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग करने से कुल उपयोगिता में जो अंतर आता है वो जो है सीमांत उपयोगिता कहलाती है। अब दूसरा, कुल उपयोगिता जो होती है सीमांत उपयोगिताओं का जोड़ है, कि जो सीमांत उपयोगिताएं हैं अगर हम उन सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ लेते हैं तो वो हमारे पास में कुल उपयोगिता आ जाती है। जैसे इसमें ये हमारे पास में सीमांत उपयोगिता जो है पहले कितनी है, आप इसमें देखिएगा, पहला 0 है तो हमने जोड़ा 0 आ गया। दूसरी सीमांत उपयोगिता, इन दोनों का जोड़ 8 हो गया। इसके बाद इन तीनों का जोड़ 8 और 6 14 हो गया। इसके बाद में इन चारों का जोड़ 8 और 6 14 और 3, यहाँ पर हमने 5 माना था, 14 और 5 19 हो गया। इसके बाद इन चारों का जोड़ 19 और 1 20 हो गया। इसके बाद अगर आप इन पांचों का जोड़ करेंगे तो ये 0 है तो 20 का 20 रहेगा। इसके बाद छठी जो है वो क्या है, -1 है, तो 20 में से -1 जोड़ेंगे तो 19 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता जो होती है वो सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी यानी सीमांत उपयोगिता का जोड़ होती है। इसके अलावा मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो उसका फार्मूला होता है डेल्टा टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्यू। इसके बाद है, किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से सीमांत उपयोगिता घटने लगती है, यानी जैसे जैसे हम किसी भी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी घटेगी, किंतु कुल उपयोगिता तब तक नहीं घटती जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक होती है। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता जल्दी घटने लगती है, लेकिन कुल उपयोगिता में जो है कमी तभी होने लगती है जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाए। जब तक सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक नहीं है यानी धनात्मक है, तब तक जो है कुल उपयोगिता बढ़ती रहेगी। इसके बाद है, कुल उपयोगिता सदैव धनात्मक होती है, यानी कुल उपयोगिता कभी भी माइनस में नहीं जाती। जबकि सीमांत उपयोगिता धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि सीमांत उपयोगिता जो होती है वो क्या क्या हो सकती है, धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य भी। इसके विपरीत जो कुल उपयोगिता है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसके बाद है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है। इसको आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। कुल उपयोगिता में परिवर्तन सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, यानी कुल उपयोगिता पहले से बढ़ेगी
पहले जितनी रहेगी या पहले से कम होगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि सीमांत उपयोगिता क्या है। अगर सीमांत उपयोगिता धनात्मक है तो कुल उपयोगिता पहले से बढ़ती जाएगी। अगर सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक है तो कुल उपयोगिता पहले से कम हो जाएगी। और अगर सीमांत उपयोगिता शून्य है तो कुल उपयोगिता पहले जितनी ही रहेगी। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस था। अब आप इन दोनों में जो है संबंध देखते हैं कि सीमांत उपयोगिता का अनुमान कुल उपयोगिता से लगाया जा सकता है, क्योंकि जब तक अपने पास में टोटल यूटिलिटी अपॉन डेल्टा क्यू नहीं होगा तब तक आप मार्जिनल यूटिलिटी नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से हम जो टोटल यूटिलिटी के माध्यम से मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं। दूसरा, कुल उपयोगिता का अनुमान भी सीमांत उपयोगिता से लगाया जा सकता है, क्योंकि आपने देखा था टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस प्रकार मार्जिनल यूटिलिटी से आप टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं और टोटल यूटिलिटी से आप मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है, जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक रहती है तब तक कुल उपयोगिता बढ़ती जाती है। इसके बाद जहां सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है वहां पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है तो कुल उपयोगिता गिरने लगती है। तो इस प्रकार से हम जो है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता के बीच में संबंध भी देखते हैं। इस चीज़ को आप डायग्राम के माध्यम से भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये है, इधर आपने जो है यूनिट्स ले लिया और इधर आपने यूटिलिटी ले ली। अगर हमारे पास में ये टोटल यूटिलिटी वक्र है तो इसके आधार पर आप मार्जिनल यूटिलिटी कर्व भी बना सकते हैं। इस लेवल के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी जो मैक्सिमम है, तो जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, तो जहाँ पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो शून्य होती है। उसके बाद जब ये टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ऋणात्मक हो जाती है। तो इससे पहले मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और इस बिंदु के ऊपर मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जब टोटल यूटिलिटी गिरने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऋणात्मक हो जाती है। तो इस प्रकार से हम इसी चीज़ को जो है डायग्राम के द्वारा भी दिखा सकते हैं। इसके बाद है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में जो डिफरेंस है उसका महत्व क्या है। तो सबसे पहले महत्व है हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या। एक लंबे समय तक कन्फ्यूजन चलती रही कि भी हीरा हमारे लिए उतना उपयोगी नहीं है। हीरे की उपयोगिता कम है लेकिन फिर भी इसकी कीमत अधिक क्यों है। दूसरा, पानी हमारे लिए बहुत उपयोगी है लेकिन बहुत उपयोगी होने के बावजूद पानी की कीमत कम क्यों है। तो इस चीज़ को हम जो है हीरा पानी विरोधाभास कहते हैं। तो जब तक हमारे पास में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का अंतर नहीं था तब तक जो है ये कन्फ्यूजन जारी रही। लेकिन जब ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद से जो ये कन्फ्यूजन दूर हो गई। इससे पहले क्या था कि लोग ये मानते थे कि जो कीमत है वो कुल उपयोगिता के बराबर होती है। इससे पहले के अर्थशास्त्री मानते थे कि कुल उपयोगिता वो कीमत को तय करती है। तो हीरा जो है हीरे की कुल उपयोगिता बहुत अधिक होती है। पानी की जो कुल उपयोगिता है वो अधिक होती है लेकिन फिर भी पानी की कीमत कम क्यों होती है। तो उसके बाद में जो एक नई जो धारणा आई वो ये आई कि प्राइस जो होता है हमेशा मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होता है। कीमत जो है वो किसके बराबर होती है, मार्जिनल यूटिलिटी के बराबर होती है। अब आप देखिए कि पानी का जो पहला गिलास है, अगर हम किसी भी रेगिस्तान के अंदर हैं और रेगिस्तान के अंदर हम फंस गए, हमारे पास में 10 करोड़ रुपए है और हमें प्यास लगी। जब हमें प्यास लगी तो हम जो है उस एक गिलास पानी के लिए जिंदा रहने के लिए 10 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब अगर हम उस एक गिलास पानी के लिए 10 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है तो उस पानी की टोटल यूटिलिटी जो है वो 10 करोड़ के बराबर है। लेकिन जैसे ही हमारी प्यास बुझती है हम दूसरे गिलास के लिए एक पैसा भी देने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो पानी की कम होती है, क्योंकि बहुत जल्दी पानी से जो हमारी आवश्यकता यानी प्यास है वो बुझ जाती है। और जैसे ही पानी की प्यास हमारे लिए बुझ जाती है तो उसके बाद हमारे लिए उस पानी की जो है मार्जिनल यूटिलिटी काफ़ी कम हो जाती है। उसी की वजह से पानी की कीमत जो है वो कम होती है। इसके विपरीत हीरा जो होता है उस हीरे के लिए हम अपने 10 करोड़ रुपए जो देने के लिए शायद तैयार ना हो, क्योंकि हीरा हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो लेकिन हीरे की जो कीमत है
हीरे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसके अंदर तेजी से गिरावट नहीं आती। अगर हमारे पास में एक हीरा है, हम दूसरे हीरे का प्रयोग करेंगे तो भी हमारे लिए उपयोगी है, हम तीसरे हीरा को और खरीद लेंगे तो वो भी हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन हम 1, 2, 3 अगर गिलास पानी की खरीदते हैं तो उसके लिए हमारे लिए पानी जो है ये उपयोगी नहीं रहता। तो इस प्रकार से हीरा जो होता है, हीरे की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो अधिक होती है। हालांकि कुल उपयोगिता जो होती है वो पानी से अधिक प्राप्त होती है, लेकिन सीमांत उपयोगिता जो है वो हीरे की अधिक होती है। इसकी वजह से हीरा का जो प्राइस है वो अधिक होता है। पानी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती है, इसलिए पानी की जो कीमत है वो कम होती है। तो इस प्रकार से हम जो है सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता में अंतर के आधार पर हीरा पानी विरोधाभास की व्याख्या कर सकते हैं। दूसरा, उपभोक्ता बचत जो है उसकी धारणा की व्याख्या भी कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता की सहायता से की जाती है। अब कोई भी व्यक्ति जो होता है कुल उपयोगिता के बराबर कीमत दे सकता है। कोई भी वस्तु है उस वस्तु की जो अधिकतम कीमत है वो कुल उपयोगिता के बराबर दे सकता है, लेकिन वास्तव में उसको जो वस्तु की कीमत जो देनी पड़ती है वो उसकी सीमांत उपयोगिता के बराबर देनी पड़ती है। तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता और जो सीमांत उपयोगिता के बीच में जो अंतर होता है, यानी कुल उपयोगिता के लिए जो प्राइस है और सीमांत उपयोगिता के लिए जो प्राइस है, ये अलग अलग होते हैं। और जब ये अलग अलग होते हैं तो इन दोनों के बीच में जो अंतर होता है वही अंतर जो है उपभोक्ता की बचत कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि भी एक जो व्यक्ति है वो 1, 2, 3, 4 वस्तुएं खरीदता है, और वो जो है उस वस्तु की जो पहली जो वस्तु उसके लिए उसकी जो कुल उपयोगिता 10 है, दूसरी वस्तु के लिए जो कुल उपयोगिता है वो कम होकर के 8, 4, 2 रह जाती है। और अगर उसे वो वस्तु कीम ₹2 में मिलती है कि प्राइस जो वो 2 है, तो पहली वस्तु से उसके बीच में जो कुल कुल कितनी कीमत देने के लिए तैयार था? ₹10, लेकिन उसको वस्तु कितने में मिल गई? ₹2 में। तो उसको ₹8 का जो है कंज्यूमर सरप्लस है, सीएस कंज्यूमर सरप्लस 8। दूसरे की भी उसने ₹2 कीमत दी, ₹6 उसको कंज्यूमर सरप्लस है, तीसरे की भी उसने ₹2 कीमत दी, ₹2 जो है यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस है, और तीसरे की उसने जो है ₹2 कीमत दी, यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार से जो कुल उपयोगिता होती है उसके बराबर एक व्यक्ति कीमत दे सकता है, लेकिन वास्तव में वो उसको वस्तु जो है वो सीमांत उपयोगिता पर मिलती है। तो इस प्रकार से कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का जो अंतर है उसी के आधार के ऊपर उपभोक्ता की बचत की धारणा की व्याख्या की जाती है। इसके साथ अपना ये जो टॉपिक है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।